तो ठीक है बेटा, ट्वेल्थ क्लास में आज का चैप्टर है, आज न्यू चैप्टर है रिवीजन के अंतर्गत पहलवान की ढोलक के बाद अगला चैप्टर है चार्ली चैपलिन यानी थम्स अप। इसके लेखक चार्ली चैपलिन का नाम आपने सुना होगा। साइलेंट कॉमेडी यानी कि मूक रूप से जो है लोगों को हंसाना, बिना कुछ कहे जो है अपनी हरकतों से जो है दूसरों को हंसाने में माहिर चार्ली चैपलिन का नाम हम सभी जानते हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान, हर कोई जो है उनको जानता है। तो इस चैप्टर के लेखक है बेटा विष्णु खरे। विष्णु खरे जी का जन्म 1940 छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है बेटा। इस दौरान जो है 1971 से 73 के दौरान उन्होंने जो है चेकोस्लोवाकिया की राजधानी प्राग के प्रतिष्ठित फिल्म क्लब की सदस्यता प्राप्त की। बहुत सी उत्कृष्ट फिल्में भी देखी। ठीक। तो इसी तरह से इनकी प्रमुख रचनाएं गैर रोमानी समय में, खुद अपनी आँख से, सबकी आवाज़ के पर्दे, पिछला बाकी, इस तरह इनकी प्रमुख रचनाएं। इनको रघुवीर सहाय सम्मान, हिंदी अकादमी का सम्मान, शिखर सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान, इस तरह से जो है इन्हें नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट रोज, इस तरह से कई सारे पुरस्कार होते हैं साहित्य में। ये काफ़ी पुरस्कारों से इनको नवाजा जा चुका है। यानी कि कुल मिला के ये जो है एक उत्कृष्ट साहित्यकार माने जाते हैं। ठीक। तो चार्ली चैपलिन आपने देखा है, देखा भी होगा। चार्ली चैपलिन ऐसा एक कलाकार है कि हास्य फिल्मों के महान अभिनेता चार्ली चैपलिन की कुछ विशेषताओं पर प्रकाश इस चैप्टर के अंतर्गत डाला जाता है। ठीक है। चार्ली चैपलिन की जन्म शती का अवसर था। उसकी प्रसिद्ध फिल्म मेकिंग ए लिविंग को 75 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। आज संसार के प्रत्येक देश में जहाँ भी रेडियो टेलीविज़न देखा जाता है वहाँ लोग जो है चार्ली को सब जानते हैं। ठीक। और आज संसार के प्रत्येक देश में चार्ली चैपलिन की फिल्मों की जो है वीडियोस, फिल्में जो है मौजूद हैं, देखी जाती हैं। और उनका उनको जो पसंद करने वाले हैं सभी वर्ग के लोग, यानी बच्चे, बूढ़े, जवान, सब लोग जो है चार्ली चैपलिन को देखना पसंद करते हैं। ठीक। इन्होंने दर्शकों के बीच भेदभाव को समाप्त किया है। ठीक। यानी कि हर वर्ग का दर्शक जो है इनको देखता है और हंसता है। सबको हंसाने में इन्होंने मतलब एक तरह से जो है कीर्तिमान इनका है कि भाई अपने आप चुप रहो लेकिन अपनी हरकतें ऐसी कर लो कि दूसरा जो है हंसने पे मजबूर हो जाए। फिर चार्ली के जीवन पे जो है, जब जो चार्ली है उनके जीवन पे उनकी नानी का जो है विशेष प्रभाव। ठीक। फिर नानी जो है, इसके कहने का मतलब है कि ये चार्ली की माँ एक परित्यक्ता और दूसरे दर्जे की अभिनेत्री थी। यानी कि चार्ली की जो माँ थी वो अभिनेत्री तो थी, एक नायिका थी, लेकिन जैसे होते हैं ना साइड हीरोइंस का काम जो करते हैं, मतलब कोई जैसे मुख्य नायिका वो नहीं थी। चार्ली ने अपने जीवन में सामंतशाही और पूंजीवाद से संघर्ष देखा। उन्हें जो जीवन मूल्य प्राप्त हुए वो उनके करोड़पति बन जाने के बावजूद अंत तक बने रहे। उन्होंने जो है अपने जीवन में बहुत कठिनाइयों को देखा, लेकिन जब वो अपनी सफल भी हो गए, सफलता की ऊंचाइयों तक भी पहुंच गए, तो उन्होंने जो है वो अपने आप को उसी रूप में रखा। ये नहीं कि आदमी आज जमीन पे है, कल जो है जमीन छोड़ के बहुत बड़ा आदमी बन गया, ऐसा नहीं था। उन्होंने जैसा जीवन जिया उतने ही साधारण जीवन जो है वो बाद में भी जीते रहे। ठीक है बेटा। फिर कहते हैं कि चार्ली चैपलिन का मूल्यांकन करना जो है सरल काम नहीं है। ठीक। ये चार्ली की जो अभिनय कला है वो सिद्धांत पर आधारित नहीं है, माने कि कुछ भी कर सकता है, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि माना उनकी कला जो है सिद्धांत, नए नए सिद्धांत बता रही है। यानी उसकी सिद्धांतों के अनुसार नहीं है, बल्कि सिद्धांत क्या है, उनकी कलाकारी के अनुसार बन रहे हैं कि भाई ऐसा भी हो सकता है। ठीक है बेटा। देश काल की सीमाओं में स्वयं को न बांधते हुए चार्ली ने ऐसा अनुभव अभिनय किया कि वो स्वयं को अपना सा लगता है। दर्शक उसके अभिनय से कभी स्वयं को देखता है तो कभी अपने परिचित को। यानी कि इतना अच्छा वो अभिनय करता है, वो चुपचाप रह, स्वयं चुप रह करके दूसरों को गुदगुदा देता है, हंसा देता है। इससे बढ़िया बात, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। ठीक है बेटा। फिर भारतीय सिनेमा पे भी जो है चार्ली चैपलिन का प्रभाव देखा जा सकता था। चार्ली चैपलिन को जो है राज कपूर, आपने श्री 420 नाम की अगर कहीं मूवी सुनी होगी, शायद आपने ना सुनी हो, काफ़ी पुरानी है, तो उसमें जो है उन्होंने चार्ली के किरदार को जो है जीवित करने की
कोशिश की है। ठीक है बेटा, तो इसमें जो है प्रश्न आता है चार्ली की फिल्मों पर आक्रमण कौन करता है? तो वे लोग चार्ली की फिल्मों पर आक्रमण करते हैं जो समूह या तंत्र की गैर बराबरी से समूह या तंत्र की गैर बराबरी नहीं मिटाना चाहते। ठीक है, फिर आता है कि लेखक ने ऐसा क्यों कहा होगा कि अभी चैपलिन पर करीब 50 वर्षों तक काफी कुछ कहा जाएगा। क्यों कहा होगा कि चार्ली पे 50 वर्षों तक काफी कुछ कहा जाएगा। अनेक लेखकों ने चार्ली के विषय में बहुत कुछ लिखा है। दूसरी ओर चार्ली की कुछ ऐसी फिल्में भी मिली हैं जिनके विषय में कोई कुछ जानता ही नहीं है। चार्ली ने भारतीय जनमानस पर जो प्रभाव डाला है उसका मूल्यांकन अभी नहीं हुआ है। अतः इसी आधार पर लेखक ये मानता है कि चार्ली पे अभी आने वाले 50 वर्षों तक काफी कुछ लिखा जाएगा। यानी कि उसकी कुछ फिल्में ऐसी मिली हैं जो अभी तक जिनके बारे में लोगों को जानकारी कम है। ठीक है, कोई जानता भी नहीं है, इसलिए जो है चार्ली ने जो है भारतीय जनमानस पर जो प्रभाव डाला है, यानी कि भारत के लोगों को भी जो है चार्ली, हर जगह है उनके फैन चार्ली चैपलिन के, तो पूरे विश्व में जो उनके चाहने वाले हैं, देखने वाले हैं, मौजूद है। तो उन्होंने जो है भारत में जो है थोड़ा इसका भी इसका इतना मूल्यांकन इसका हो नहीं पाया है, इसलिए लेखक कहता है कि इसमें जो है आने वाले 50 सालों में काफी कुछ लिखा जाएगा। फिर दूसरा प्रश्न है कि चैपलिन ने न सिर्फ फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाया बल्कि दर्शकों की वर्ण वर्ग तथा व्यवस्था को तोड़ा। इस पंक्ति में लोकतांत्रिक बनाने और वर्ण व्यवस्था को तोड़ने का क्या अभिप्राय है? तो कहने का मतलब है कि चार्ली चैपलिन ने जो है क्या किया कि फिल्म कला के एक अधिकार को तोड़ा। उन्होंने फिल्म कला को एक आम आदमी के साथ जोड़कर इसे लोकतांत्रिक बनाया। यानी उन्होंने ये कहा कहा मतलब उन्होंने ये साबित करके दिखाया कि भाई किसी भी व्यक्ति के अंदर ये लोकतांत्रिक, यानी कोई भी साधारण व्यक्ति अपनी प्रतिभा के बल पर अगर उसके अंदर वास्तव में योग्यता है तो वो बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त कर सकता है। यानी ऐसा नहीं है कि ये जो फिल्में बनाने का काम है ये विशेष वर्ग के लोगों के लिए है या विशेष वर्ण के लोगों के लिए नहीं। अगर आपके अंदर वो चीज है, आपके अंदर अगर योग्यता है तो आप भी जो है इसे मतलब आप भी जो है इसको कर सकते हैं। आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए, आप भी फिल्मों में काम कर सकते हैं, आप अपने अभिनय से जो है लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। तो इस तरह से हम उसकी बात से सहमत हैं कि कला सभी के लिए होती है और उस पर किसी का अधिकार नहीं माना जा सकता। यानी कि जो कलाकार है, कला सबके अंदर होती है, जिसके अंदर है वो बिल्कुल अपनी कला का प्रदर्शन करे। इसका मतलब क्या है कि चार्ली चैपलिन के उस पर यह सिद्ध होता है कि भाई फिल्म किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं है बल्कि सब लोग कर सकते हैं, बशर्ते आपके अंदर क्या होना चाहिए, हुनर होना चाहिए। इसके बाद है बेटा, एक मिनट, हाँ, अब आता है कि लेखक ने चार्ली का भारतीयकरण किसे कहा और क्यों? गांधी और नेहरू ने भी उनका सानिध्य क्यों चाहा? अब भारतीयकरण की बात आ गई ना, तो राज कपूर की बात मैंने पहले भी की थी। तो चार्ली अपनी नानी और खाना बदोशों से संबंध था। खाना बदोश मीन्स एक जगह से दूसरे स्थान पे जाना, ऐसा जीवन जीते हैं, खाना बदोश इनको बोलते हैं, जिनका कोई परमानेंट ठिकाना नहीं होता है। तो यूरोप में एक जिप्सी वहां भारत से ही गए थे। इसी आधार पर लेखक ने एक सुदूर रुमानी संभावना प्रकट की है कि संभवतः चार्ली की नानी में खाना बदोशी के कारण कुछ भारतीयता शेष बची हो। जिप्सी प्रजाति है तो वो जो है भारत से ही बोला वहां गई है। ठीक है बेटा, तो इसलिए जो है हो सकता है कि चार्ली के अंदर थोड़ी बहुत भारतीय गुण तो होंगे, क्योंकि हमारे भारत की प्रजाति है, भारत की जो प्रजाति जिप्सी प्रजाति है। तो इस तरफ कहने का मतलब है। तो फिर दूसरी ओर राज कपूर की आवारा फिल्म में चार्ली का भारतीयकरण लेखक ने देखा है। राज कपूर की बात मैं आपसे पहले भी कर चुका हूं। इस फिल्म के माध्यम से चार्ली की फिल्मों की परंपरा भारत में आई, ठीक, जब उन्होंने शुरू की आवारा मूवी से। फिर आवारा, बाबुल, लीडर, 9-2-11, फंटूस आदि फिल्मों में अपने हंसने की परंपरा चार्ली से आई। इसीलिए कहने का मतलब है कि राज कपूर ने भी प्रयोग किया होगा चार्ली का भारतीयकरण, जैसे श्री 420, 9-2-11 इस तरह की मूवियों का निर्माण किया, जिसमें जो है उन्होंने उनके जो चरित्र को जो है जीवित करने का प्रयास किया। यहाँ तक कि गांधी और नेहरू जी को भी जो है चार्ली का यह प्रयोग अच्छा लगा। फिर है लेखक ने कलाकृति और रस के संदर्भ में किसे श्रेयकर माना है और क्यों? क्या आप ऐसे उदाहरण दे सकते हैं जहां एक साथ कई रस आए हों? कई रस में दुख भी हो,
हंसी भी हो, खुशी भी हो, इस तरह से जो है लेखक कलाकृति और रस के संदर्भ में रस को श्रेयकर माना है। कुछ रसों का एक साथ एक कलाकृति के साथ आना श्रेयकर माना जाता है। जीवन में हर्ष और विषाद, हर्ष और विषाद की बात, हर्ष माने खुशी और विषाद माने दुख। अभी मैंने बात की थी ना कि सुख और दुख का एक साथ आना, आते रहते हैं। करुण रस का हास्य रस में बदल जाना, ठीक है बेटा, ऐसे रस की मांग करता है जो भारतीय परंपरा में नहीं मिलता। करुण रस यानी कि दुखी, दुखी होना, और हास्य मीन्स हंसना। तो उसी समय दुखी हो जाते हैं, अगर दुखी व्यक्ति अगर हंस जाए तो उसको कहेंगे करुण रस का हास्य रस में परिवर्तित हो जाना। तो कहने का मतलब ऐसे अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं, जैसे कि भगवान की पूजा अर्चना करते समय शांत रस होता है, किंतु अगर उसी समय कोई हंसी का प्रसंग आ जाए तो हास्य रस का पुट भी आ जाता है। भाई ठीक है कि हम बात करें, हम रामायण पढ़ रहे हैं, महाभारत पढ़ रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि देख रहे हैं, फिर तभी कुछ प्रसंग चल रहा है, आरती हो रही है, तब तक किसी ने कुछ ऐसी बात कर दी तो वहां जाते हैं। ठीक है बेटा,